आप सभी लोगों का एक्सट्रीम मोटिवेशन में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, थिंक एंड ग्रो रिच की कंप्लीट ऑडियो बुक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अभी तक 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। पहले चैप्टर में आपने जाना सोच की शक्ति के बारे में और उस आदमी के भी बारे में जाना जिसने अपना रास्ता थॉमस अल्वा एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा, और दूसरे चैप्टर में आपने जाना इच्छा के बारे में, जो सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु होती है। और यही वह चैप्टर था जिससे हम धनवान होने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। आज की ऑडियो बुक में हम धनवान होने की तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ाएंगे। अब मैं आपको ऑडियो बुक का एक ओवरव्यू देना चाहूँगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि ऑडियो बुक में आज आपको क्या जानकारी मिलेगी। आपकी जानकारी इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, विश्वास कैसे विकसित करें। पॉइंट नंबर 2, आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, आत्मविश्वास का सूत्र। और पॉइंट नंबर 4, $1 अरब के रात्रि भोज के बाद का एक सुंदर भाषण। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5, संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वो दोनों चैप्टर नहीं सुने हैं तो एक बार उन्हें भी जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के चैप्टर से, जिसका नाम है आस्था, इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण, धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है तो अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है, और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होते हैं। जब तीनों मिश्रित होते हैं तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है। एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। सेक्स पवित्र रूप से जैविक है और केवल शारीरिक से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जिसका नाम है विश्वास कैसे विकसित करें। यहाँ अब एक बयान आता है जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में रूपांतरण में मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांतों के महत्व की एक बेहतर समझ देगा। अर्थात आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चयात्मक कथन या बारंबार निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में उस उद्देश्य पर विचार कीजिए, शायद जिसके लिए आप इस किताब को सुन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य एवं इच्छा के अमूर्त विचार आवेग को इसके भौतिक समकक्ष पैसे में परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सारांशित रूप में स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्यायों में रखे गए निर्देशों का पालन करके आप अवचेतन मन को सहमत कर सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आप मांग करेंगे, और यह उस विश्वास पर कार्रवाई करेगा जिसे आपका अवचेतन मन आपको, जो आपकी इच्छा है, उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा
अनुसरित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। उस विधि का वर्णन करना जिसके द्वारा जहां पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति इसे विकसित करता है, बेहद कठिन है। वास्तव में यह लगभग उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी के लिए लाल रंग का वर्णन करना कठिन होगा, जिसने कभी कोई रंग नहीं देखा है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ तुलना करके आप उसे वर्णित कर सकें। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे आप 13 सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों के लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है। अपने अवचेतन मन को आदेशों की अभिपुष्टि की पुनरावर्ती आस्था यानी कि विश्वास की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। शायद निम्नलिखित विवरण के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से लोग कभी कभी अपराधी बन जाते हैं, एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में कहा गया है, जब लोग पहली बार उस अपराध के संपर्क में आते हैं जिससे वे घृणा करते हैं, यदि वे काफी समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो वे इसे करने और इसे सहन करने के आदी बन जाते हैं। यदि वे और काफी लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हैं तब वे अंतिम रूप से इसे गले लगा लेते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। यह उस कथन के बराबर है कि विचारों का कोई भी आवेग जो बार बार अवचेतन मन में डाला जाता हो, अंत में स्वीकार कर लिया जाता है और अवचेतन मन द्वारा इस पर काम किया जाता है, जो उस आवेग को उपलब्ध सबसे अधिक व्यवहारिक प्रक्रिया द्वारा उसे भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर देता है। इसके संबंध में बयान पर फिर विचार कीजिए। सभी विचार जो भावुकतापूर्ण बना दिए गए हैं और आस्था के साथ मिश्रित किए गए हैं, तत्काल अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। विचारों के अंश, भावनाएं या अनुभूति के वे कारक हैं जो विचारों को जीवन, शक्ति, जीवन और कार्रवाई देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स की भावनाओं को जब किसी विचारों के आवेग के साथ मिश्रित किया जाता है तो इन भावनाओं में से अकेले कोई भी जो कर सकता है उसकी तुलना में यह अधिक कारगर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल विचारों का आवेग ही नहीं जो आस्था के साथ मिलाया गया हो, बल्कि जो किन्हीं भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। इस बयान से आप समझ जाएंगे कि अवचेतन मन एक नकारात्मक या विनाशकारी प्रकृति के एक विचार आवेग को भी इसके भौतिक समतुल्य में बस उसी तरह परिवर्तित करेगा जितनी आसानी से यह एक सकारात्मक या रचनात्मक स्वभाव के विचार आवेगों पर कार्रवाई करेगा। अज्ञात घटना का यह वर्णन, जिसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है, दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण, जिन पर वे विश्वास करते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। इस नकारात्मक धारणा की वजह से, जिसे उनके अवचेतन मन ने ग्रहण कर लिया और इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर दिया, वे अपने दुर्भाग्य के सजरक स्वयं हैं। यह एक उपयुक्त जगह है जहां फिर से यह सुझाव दिया जाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है कि आपके अवचेतन मन को ऐसी कोई भी इच्छा प्रदान करने से जिसे आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। प्रत्याशा
या विश्वास की एक स्थिति में वह रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्रवाई निर्धारित करता है। स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश दिए जाते समय उसे धोखा देने में आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है। आगे ऑथर कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन को धोखा दिया है। इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए जब आप अपने अवचेतन मन का आह्वान करते हैं तब खुद बस उसी तरह आचरण करें जैसा आप तब करते अगर वह सामग्री जिसकी आप मांग कर रहे हैं पहले से ही आपके पास होती। अवचेतन मन किसी भी आदेश को जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है जिसे क्रियान्वित किया जाएगा, उपलब्ध सबसे सीधे और व्यवहारिक माध्यम द्वारा इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करेगा। निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कह दिया गया है जिससे एक व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। यह पूर्णता अभ्यास के माध्यम से आएगी, महज निर्देशों को सुनने से नहीं आ सकती। यदि यह सच है कि अपराध के साथ रहने से एक व्यक्ति अपराधी बन सकता है और यह एक ज्ञात तथ्य भी है, तो यह भी उतना ही सच है कि एक व्यक्ति जिसके पास आस्था है उसके अवचेतन मन को स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। दिमाग अंत में प्रभावों की प्रकृति ग्रहण करने पर आता है जो इस पर प्रभुत्व जमा लेता है। इस सच्चाई को समझें तो आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को आपके मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से युक्त एक दिमाग आस्था के रूप में जानी जाती मन की स्थिति अनुकूल निवास बन जाता है। इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है जो इसे स्वीकार करेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। सभी युगों में धर्मनिष्ठ लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष कर इसमें और अन्य सिद्धांतों या पंथ में विश्वास करने के लिए चेताया है, लेकिन वे लोगों को यह बताने में नाकाम रहे हैं कि विश्वास कैसे विकसित करें। उन्होंने यह नहीं कहा कि आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है, उस भाषा में जिसे कोई भी सामान्य इंसान समझ सकता है। हम उस सब का वर्णन करेंगे जिसे सिद्धांत के बारे में जाना जाता है, जिसके माध्यम से वहाँ विश्वास विकसित किया जा सकता है जहाँ यह पहले से ही मौजूद नहीं है। अपने पर विश्वास रखो, अनंत में आस्था रखो। हम शुरू करें इससे पहले आपको फिर से याद दिलाया जाना चाहिए कि आस्था अनंत अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पूर्वगामी वाक्य एक दूसरी, तीसरी और चौथी बार सुनने लायक है और यह जोर से पढ़ने के भी लायक है। आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिसे विज्ञान के नियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। आस्था विफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है। आस्था वह रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। आस्था वह रासायनिक तत्व है
जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। आस्था वह तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य द्वारा साझबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। उपरोक्त बयान का हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। प्रमाण सरल है और आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत में लपेटा जाता है। इसलिए चलिए हम अपना ध्यान आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करते हैं और ज्ञात करते हैं कि यह क्या है और यह क्या प्राप्त करने में सक्षम है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्म को बार बार दोहराता है, चाहे वह बयान सत्य हो या झूठ, अंत में वह व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। यदि एक आदमी एक झूठ को बार बार दोहराता है तो वह अंत में झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा वह इसके सच होने का विश्वास करेगा। हर आदमी वह जो भी है उस प्रभुत्वशाली विचार की वजह से है जिसे वह अपने दिमाग को वश में करने की अनुमति देता है। वह विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिसके साथ वह किसी एक या एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, प्रेरक शक्तियों का गठन करता है जो उसकी हर गतिविधि, कार्रवाई और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अब सच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आता है। वे विचार जिनको अनुभूतियों की भावनाओं के साथ मिलाया जाता है एक चुंबकीय बल का गठन करते हैं जो ईथर के कंपन से अन्य समान या संबंधित विचारों को आकर्षित करता है। इस प्रकार भावना के साथ चुंबकीकृत एक विचार की एक बीज से तुलना की जा सकती है जो जब उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है तो अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर बारंबार अपनी वंशवृद्धि करता है जब तक कि जो मूल रूप से एक छोटा सा बीज था एक ही किस्म के अनगिनत लाखों बीज बन जाते हैं। ईथर कंपन की अनंत शक्तियों का एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान है। यह विनाशकारी और रचनात्मक कंपनों दोनों से बना है। यह हर समय भय, गरीबी, बीमारी, असफलता, दुख की तरंगों और समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और खुशी के तरंगों को वहन करता है। निश्चित रूप से उसी तरह जैसे रेडियो के माध्यम से संगीत के सैकड़ों वाद्य यंत्रों की आवाज़ और सैकड़ों मानवों की ध्वनियाँ प्रसारित होती है जिनमें से सभी अपने स्वयं के व्यक्तित्व और पहचान के माध्यम को बनाए रखती है। ईथर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है जो उसके साथ घुल मिल जाता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाता है। कोई भी सोच, विचार, योजना या उद्देश्य जो एक व्यक्ति अपने मन में रखता है ईथर की तरंगों से अपने संबंधित मेजबानों को आकर्षित करते हैं। इन संबंधितों को अपनी स्वयं की शक्तियों में जोड़ते हैं और जब तक यह उस व्यक्ति जिसके मन में यह रखा जा चुका है उसका प्रभावी प्रेरक स्वामी हो जाता है तब तक इसमें वृद्धि करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर वापस चलते हैं और एक विचार, योजना या उद्देश्य के मूल बीज दिमाग में कैसे रोपे जा सकते हैं उसके रूप में सूचित हो जाते हैं। यह जानकारी आसानी से अवगत करा दी गई है। कोई भी विचार, योजना या उद्देश्य सोच की पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। यही कारण है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य या सुनिश्चित मुख्य उद्देश्य का
एक बयान लिखने, इसे याद करने और इसे स्वयं शब्दों में दिन प्रतिदिन दोहराने के लिए कहा जाता है, जब तक कि ध्वनि की ये तरंगे आपके अवचेतन मन पर ना पहुंच जाएं। हम जो हैं वह विचारों की उन तरंगों के कारण हैं जो हम अपने दैनिक पर्यावरण की उत्तेजनाओं के माध्यम से उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण के प्रभावों को दूर करने का संकल्प करने के लिए और अपने जीवन में अनुशासन का निर्माण करने के लिए मानसिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता से इस बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है और कायरता को साहस में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत का आवेदन लिखित रूप में कहे गए, याद किए गए और उनके आपके मन के अवचेतन संकाय के उपकरण का एक हिस्सा बन जाने तक दोहराए गए सकारात्मक सोच के आवेगों की एक सरल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर की, जो है पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है आत्मविश्वास का सूत्र। और ऑथर ने इसे भी कुछ पॉइंट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पॉइंट है, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मैं इसकी प्राप्ति का और निरंतर कार्रवाई की अपने आप से लगातार मांग करता हूँ और मैं यहाँ और अब इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत होने का वादा करता हूँ। अगला है, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार अपने आप को अंततः बाहर की ओर भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूँ, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूँगा, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। अगला है, मैं जानता हूँ आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने के कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास की मांग करने को समर्पित करूंगा। अगला है, मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूंगा। अगला है, मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि कोई धन या स्थिति को जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जाता है, लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। इसलिए मैं ऐसे किसी लेन देन में शामिल नहीं होऊंगा जो उन्हें लाभान्वित नहीं करता। जिन्हें यह प्रभावित करता है, मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूं और अन्य लोगों का सहयोग अपनी तरफ आकर्षित करने के द्वारा कामयाब होऊंगा। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूंगा। मैं पूरी मानवता के लिए प्रेम के विकास के द्वारा घृणा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ और कुटिलता समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे कभी सफल नहीं होने दे सकता। मैं दूसरों को स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूंगा। मैं इस सूत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करूंगा, इसे याद रखूंगा और हर दिन एक बार जोर से इसे पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊंगा कि यह धीरे धीरे मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगा, जिससे मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो नियम है, कोई भी आदमी अभी तक उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ है।
इसने सभी युगों के वैज्ञानिकों को चकित किया है। मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम का नाम आत्म सुझाव दिया है और इसे उस पर चलने दिया है। वह नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस नियम को जानता है कम महत्व का है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है, यदि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाता है तो यह मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर यदि विध्वंसपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है तो यह बड़ी आसानी से नष्ट कर देगा। इस बयान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पाई जा सकती है, अर्थात उनके जो हार गए हैं और उनका जीवन गरीबी, दुख और संकट में समाप्त हो गया है, ऐसा आत्म सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेदन के कारण हुआ है। इसका कारण इस तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आवेगों की खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। अवचेतन मन वह रासायनिक प्रयोगशाला जिसमें सभी विचार आवेगों को संयुक्त किया और भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। यह हमारे विचार आवेगों के माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है जो हम इसे खिलाते हैं। अवचेतन मन भय से संचालित एक विचार को हकीकत में बदल देगा उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को यह हकीकत में बदल देगा। चिकित्सा इतिहास के पृष्ठ सांकेतिक आत्महत्या के मामलों के उदाहरणों से संपन्न है। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य माध्यम से। एक मध्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रांट नाम के एक व्यक्ति, एक बैंक अधिकारी ने निर्देशकों की सहमति के बिना बैंक के पैसे की एक बड़ी राशि उधार ली। उसने जुए के माध्यम से पैसा खो दिया। एक दोपहर बैंक परीक्षक आए और खातों की जांच करना शुरू किया। ग्रांट ने बैंक छोड़ दिया, एक स्थानीय होटल में एक कमरा ले लिया और जब 3 दिन बाद उन्होंने उसे खोज लिया, वह बिस्तर में पड़ा था। रोते और कराहते हुए बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था, हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़े समय में वह मर गया। डॉक्टरों ने इस मामले को एक स्पष्ट मानसिक आत्महत्या कहा। जैसे यदि बिजली रचनात्मक तरह से इस्तेमाल की जाए तो उद्योग के पहियों को चलाती है और उपयोगी सेवाएं प्रस्तुत करती है, और यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जीवन नष्ट कर देती है। इसी प्रकार इसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर या नीचे दुख, विफलता और मौत की घाटी में ले जाता है। यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ने और उसका प्रयोग करने की अपनी योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावनाओं को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। यह कथन उतना ही सच है जितना 2 और 2 4 का कथन है। हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व में और अन्य को पश्चिम में ले जाती है। आत्म सुझाव के नियम आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे, आपके विचार की पाल को लगाने के तरीके के अनुसार। आत्म सुझाव के नियम जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकता है। जो बातें ऑथर हमें समझाना चाहते हैं वो इन निम्नलिखित पदों में अच्छी तरह से वर्णित हैं, तो एक बार आप सभी इनको भी अच्छे से जरूर सुने। यदि आपको लगता है आप परास्त
हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते, यह लगभग तय है आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजें। सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सब मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा तेज आदमियों के पास नहीं जाती, लेकिन जल्द ही या देर से आदमी जो जीतता है वह होता है जो सोचता है कि वह कर सकता है। उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो ऑथर के मन में थे। कहीं आपके मेकअप में, शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धियों के बीज सोए पड़े हैं जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जैसा कि शायद आपने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। बिल्कुल जैसे एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकलवाता है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं और इससे खुद को ऊपर अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करवा सकते हैं। अब्राहम लिंकन तब तक हर उस काम में विफल रहा जिसकी उसने कोशिश की जब तक उसने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली। वह तब तक एक मामूली आदमी था जब तक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया। उसने दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया और दुनिया को इसके वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया। वह अनुभव दुख और प्यार की भावनाओं का मिला जुला रूप था। यह एनी रेल्टेज के माध्यम से उनके पास आया था। वह एकमात्र महिला जिसे वे कभी सच में प्यार करते थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्यार की भावना विश्वास के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के काफी हद तक समान है और इस कारण से प्यार किसी के विचार आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए बहुत निकट आता है। अनुसंधान के अपने काम के दौरान लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धियों के पुरुषों के सैकड़ों जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा कि उनमें से लगभग हर एक के पीछे एक महिला के प्यार का प्रभाव था। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्यार की भावना चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है जो उच्च और महीन कंपन जो हवा में तैरते हुए होते हैं उनके अंतर्वाह का एक कारण बनता है। यदि आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जो इसका प्रयोग कर चुके हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नजर आती है ईसाई धर्म। एकमात्र सबसे बड़ा एकल बल है जो पुरुषों के मन को प्रभावित करता है। ईसाई धर्म का आधार आस्था है। कोई बात नहीं कि कितने लोग पथ भ्रष्ट हुए होंगे या महान शक्ति की गलत व्याख्या की होगी, और कोई बात नहीं कि कितने सिद्धांत और धर्म इसके नाम पर बनाए गए हैं जो इसके सिद्धांतों को नहीं दर्शाते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो, आस्था से अधिक कुछ नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है तो वे केवल आस्था के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। कुछ धर्म के शिक्षक और कई जो खुद को ईसाई कहते हैं ना तो आस्था को समझते हैं और न ही उसका अभ्यास करते हैं। चलो
विश्वास की शक्ति पर विचार करें। जैसा कि अब एक आदमी जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, जिन्हें भारत के महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इस आदमी में दुनिया की सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसे, युद्ध पोतों, सैनिकों और युद्ध की सामग्री जैसे शक्ति के कोई भी रूढ़िवादी उपकरण नहीं हैं, गांधी इस समय जीवित किसी भी आदमी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते हैं। गांधी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कपड़े का कोई सूट नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांत के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया। गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती थी और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी होगी भी नहीं। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया है। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद कौन सी अन्य शक्ति इतना कुछ कर सकती थी? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे। वह दिन आरंभ हो रहा है। आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी? इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से सभ्यता ने अवसाद द्वारा दुनिया को सिखाए गए इस महान सबक का उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों की पर्याप्त संख्या का उत्पादन किया है। इस अवसाद के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे कि व्यापक भय उद्योग और व्यापार के पहियों को पंगु बना देंगे। इस अनुभव से व्यापार और उद्योग में नेता उठेंगे। गांधी जी की दुनिया के लिए निर्धारित किए गए उदाहरणों से लाभ उठाएंगे और वे व्यवसाय में वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने गए महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग की। ये नेता उन अज्ञात जनसाधारण लोगों के बीच से आएंगे जो अभी अमेरिका के इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों, ऑटोमोबाइल कारखानों, छोटे कस्बों और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं। व्यापार में एक सुधार बाकी है। इस बारे में कोई गलती मत करना। बल और भय के आर्थिक संयोजन पर आधारित अतीत के तरीकों की जगह विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांत स्थान ग्रहण करेंगे। व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करेंगे। वे व्यापार से उन्हीं लोगों की तरह लाभांश प्राप्त करेंगे जो व्यापार के लिए पूंजी की आपूर्ति करते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने नियोक्ताओं को अधिक देना चाहिए और जनता को बिगड़कर बल द्वारा इस कलह और सौदेबाजी को बंद करना चाहिए। उन्हें लाभांश के अधिकार को अर्जित करना चाहिए। इसके अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका नेतृत्व उन नेताओं द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। केवल इस तरह से नेता अपने अनुयायियों से पूर्ण सहयोग की भावना प्राप्त कर सकेंगे जो शक्ति को इसकी सबसे उच्चतम और सबसे ज़्यादा टिकाऊ रूप में गठित करती है। अद्भुत मशीन युग जिसमें हम रहते हैं और जिससे हम बस अभी उभर ही रहे हैं, उसने लोगों की आत्मा बाहर निकाल ली है। इनके नेताओं ने इन लोगों को इस तरह हाँका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े थे। उन्हें ऐसा करने के लिए उन कर्मचारियों द्वारा मजबूर किया गया जिन्होंने दिए बिना पाने के लिए सभी संबंधित चीज़ों की कीमत पर सौदेबाजी की है। भविष्य का नारा मानव खुशी और संतोष होगा और जब मन की यह अवस्था प्राप्त कर ली जाएगी
उत्पादन खुद का ख्याल किसी भी अन्य चीज से अधिक प्रभावी ढंग से रखेगा जो कभी पूरा की गई है, जहां लोग आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ मिला नहीं सके। व्यापार संचालन और उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए यह रोचक और समर्थक दोनों ही हो जाएगा, जिसके द्वारा यह विधि की एक उत्कर्ष समझ प्रदान करता है, जिसके द्वारा लेने से पहले देने के तरीके से उद्योगपति और व्यापारी बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। इस दृष्टांत के लिए चुनी गई घटना पीछे सन 1900 की है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात निगम का गठन किया जा रहा था। आप जैसे जैसे कहानी सुनते जाते हैं, इन मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और आप समझ जाएंगे कि कैसे विचार बड़ी संपत्ति में परिवर्तित कर दिए गए हैं। पहला, विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम चार्ल्स एम श्वाब के मन में उनके द्वारा अपनी कल्पना के जरिए बनाए गए एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। दूसरा, उन्होंने आस्था को अपने विचार के साथ मिलाया। तीसरा, उन्होंने अपने विचार को भौतिक और वित्तीय हकीकत में बदलने के लिए एक योजना तैयार की। चौथा, उन्होंने विश्वविद्यालय के क्लब में प्रसिद्ध भाषण के साथ अपनी योजना को कार्रवाई में बदल दिया। पांचवा, उन्होंने आवेदन किया और दृढ़ता के साथ अपनी योजना को पूरा किया, और जब तक यह पूरी तरह से नहीं हो गया था तब तक दृढ़ निर्णय के साथ इसका समर्थन किया। छठा, उसने सफलता की एक तीव्र इच्छा के द्वारा सफलता के लिए एक रास्ता तैयार किया। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अक्सर यह आश्चर्य किया है कि किस प्रकार से महान भाग्य लक्ष्मी जमा की जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के सर्जन की यह कहानी आपके लिए शिक्षाप्रद होगी। यदि आपको कोई संदेह है कि इंसान सोचकर अमीर हो सकता है, तो यह कहानी आपके संदेह को दूर कर देगी, क्योंकि आप इस पुस्तक में वर्णित संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के 13 सिद्धांतों के एक बड़े हिस्से को लागू करने की कहानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक विचार की शक्ति का यह चौंकाने वाला विवरण नाटकीय रूप से जॉन लोवेल द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राम में बताया गया था, जिनकी कृपा से यह यहाँ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसका नाम है पॉइंट नंबर 4, $1 अरब के रात्रि भोज के बाद का एक सुंदर भाषण। जब 12 दिसंबर 1999 की शाम को देश के कोई 80 अमीर दिग्गज लोग पश्चिम के एक युवक का सम्मान करने के लिए 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह कक्ष में एकत्र हुए, आधा दर्जन से ज़्यादा मेहमानों को यह एहसास नहीं था कि वे अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के गवाह बनने वाले थे। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के दिल पीटर्सबर्ग की एक हाल की यात्रा के दौरान चार्ल्स एम श्वाब द्वारा उनके लिए किए गए भव्य आतिथ्य के लिए आभार से भरे हुए थे, जिन्होंने पूर्वी बैंकिंग के 38 वर्षीय फौलादी आदमी का परिचय कराने के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की थी। लेकिन उन्हें उस सम्मेलन में खलबली मचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे वास्तव में चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के रूढ़िवादी व्यक्ति वक्त तर्क को पसंद नहीं करेंगे, और कि यदि यह स्टीलमैन, हरीमन और वाल्डर बिट को उबाना नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि वे खुद विनर्म शेखी को 15 या 20 मिनट तक सीमित कर दें और उसके बाद जाने दें। यहाँ तक कि जॉन पियर पोंट मॉर्गन शाही प्रतिष्ठा के चलते श्वाब के दाईं ओर बैठे हुए केवल थोड़े समय के लिए अपनी उपस्थिति से भोज की मेज की शोभा बढ़ाना चाहते थे। जहाँ तक अब प्रेस
और जनता का सवाल था। पूरा मामला इतने कम समय का था कि अगले दिन प्रिंट में यह अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया। तो 2 मेजबान और उनके विशिष्ट अतिथियों ने सामान्यतः 7 या 8 तरह का भोजन अच्छी तरह से खा लिया। इस बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और जो भी हुई नियंत्रित कर ली गई। कुछ एक बैंकरों और दलालों ने स्वाब से मुलाकात की थी, जिनका कैरियर मोनोगाहेला के किनारे पर खिला था और कोई भी उसे अच्छी तरह नहीं जानता था। लेकिन शाम समाप्त होने से पहले वे और उनके साथ मनी मास्टर का दिल चुराया जाना था और $1 अरब के बेबी संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम की कल्पना की जानी थी। इतिहास की खातिर यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद रात के खाने पर चार्ली श्वाब के भाषण का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया गया। उन्होंने शिकागो के बैंकरों की एक ऐसी ही बैठक के दौरान बाद की 1 तारीख पर इसके कुछ भागों को दोहराया। फिर बाद में भी जब सरकार स्टील ट्रस्ट को भंग करने के लिए निवेदन लाई तो उन्होंने गवाह स्टैंड से प्रतिक्रिया का अपना खुद का वरदान दिया, जिसने वित्तीय गतिविधियों के एक उन्माद में मॉर्गन को उत्तेजित कर दिया। संभावित है कि यह कुछ चुटकुलों से भरा है और वाक्पटुता में पिरोया। अव्याकरणिक श्वाब ने भाषा की बारीकी की परवाह कभी नहीं की थी। एक घरेलू भाषण था, लेकिन इसके अलावा इसमें भोजन करने वालों द्वारा प्रस्तुत $5 बिलियन की अनुमानित पूंजी पर एक बिजली उत्पन्न करने वाली शक्ति और प्रभाव था। इसके समाप्त होने के बाद भी सभा अभी भी इसके जादू से मंत्रमुग्ध थी। हालांकि श्वाब ने 90 मिनट तक बात की थी। मॉर्गन वक्ता को आले के समान खिड़की के पास ले गया, जहां ऊंची असहज सीट से अपने पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे और बात। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति के साथ चालू हो चुका था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी वह पूर्ण और स्पष्ट कार्यक्रम था जो स्टील की उन्नति के लिए निर्धारित था। कई अन्य लोगों ने बिस्कुट, तार और घेरा, चीनी, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम संयोजन के पैटर्न के बाद एक स्टील के ट्रस्ट के लिए मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के जुआरी ने यह आग्रह किया था, लेकिन मॉर्गन ने उस पर विश्वास नहीं किया। शिकागो के मेयर जोबर, बिल मूर और जिब मूर, जो एक साथ एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी यह आग्रह किया और विफल रहे। दिखावटी देहाती वकील एल्बर्ट एच गैरी इसे बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था कि प्रभावशाली हो सके। जब तक श्वाब की वाक्पटुता जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों पर नहीं ले गई जिससे वह अब तक के सबसे साहसी वित्तीय उपक्रम के ठोस परिणामों की कल्पना कर सकता था। परियोजना को पैसा कमाने के आसान बेसुध सपने के रूप में देखा गया। वित्तीय चुंबकत्व जो एक पीढ़ी पहले हजारों छोटी और कभी-कभी अपर्याप्त रूप से प्रबंधित कंपनियों को बड़ी और प्रतियोगिता को कुचलने वाले संयोजन में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था, वह हंसमुख व्यापार पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के उपकरणों के माध्यम से स्टील की दुनिया में संचालक शक्ति बन गया था। गेट्स पहले से ही छोटी फर्मों की एक श्रृंखला से अमेरिकी स्टील एंड वायर कंपनी का गठन कर चुका था और मॉर्गन के साथ फेडरल स्टील कंपनी बनाई थी। नेशनल ट्यूब और अमेरिकी ब्रिज कंपनी मॉर्गन की 2 और फर्में थी और मूर ब्रदर्स ने अमेरिकन समूह टिन प्लेट, स्टील हुप, शीट स्टील एंड नेशनल स्टील कंपनी बनाने के लिए मैच और कुकी व्यवसाय को त्याग दिया था। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी के विशाल ट्रस्ट के करीब एक ट्रस्ट
जिसके 53 भागीदार और संचालक हैं, वे अन्य संयोजन बेकार थे। वे अपने दिल की बातों से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उनका पूरा वर्ग भी कार्नेगी संगठन में एक खरोंच भी नहीं मार सकता था और यह मॉर्गन अच्छे से जानता था। सनकी बूढ़ा स्कॉटलैंड का निवासी भी यह जानता था। मॉर्गन की छोटी कंपनियों के उसके कारोबार में कटौती करने के प्रयास को शिकबो किले की शानदार ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से और उसके बाद नाराजगी से उसने देखा था। जब प्रयास बहुत उद्दंड हो गए तो कार्नेगी की नाराजगी क्रोध और प्रतिशोध में बदल गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के स्वामित्व वाली हर चक्की की नकल करने का फैसला किया। अब तक उसने तार, पाइप, हुप्स या चादर में रुचि नहीं ली थी। इसके बजाय वह ऐसी कंपनियों को कच्चा इस्पात बेचने में और जो भी आकार वे चाहते थे उसमें उनको ढाल देने में संतुष्ट था। अब अपने प्रमुख और सक्षम लेफ्टिनेंट के रूप में स्वाब के साथ उसने अपने दुश्मनों को दीवार की तरफ धकेलने की योजना बनाई। तो यह बात थी जो चार्ल्स एम स्वाब के भाषण में मॉर्गन ने अपनी संयोजन की समस्या का जवाब देखा था। उनमें से कार्नेगी दिग्गज कंपनी के बिना कोई भी ट्रस्ट होगा ही नहीं। जैसा कि एक लेखक ने कहा था कि बेर का कोई व्यंजन जिसमें बेर ही ना हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को स्वाब के भाषण में निसंदेह एक अनुमान था, हालांकि कोई वादा नहीं था, कि विशाल कार्नेगी उद्यम को मार्गन तंबू के नीचे लाया जा सकता है। उसने इस्पात की कार्य क्षमता के लिए पूर्ण गठन, विशेषज्ञता की असफल मिलों को निकाल देने के और फलती फूलती संपत्तियों पर प्रयास की एकाग्रता के, अयस्क ट्रैफिक में अर्थव्यवस्थाओं के बंधे खर्चों और प्रशासनिक विभागों में अर्थव्यवस्थाओं के, विदेशी बाजार पर कब्जा करने के दुनिया के भविष्य की बात की। इसके अलावा उसने उनके बीच 400 लोगों को बताया कि उनकी प्रथागत चोरी की त्रुटियां कहां हो रही है। उसने अनुमान लगाया उनके उद्देश्य एकाधिकार बनाना, कीमतों को बढ़ाना और विशेषाधिकार से खुद को मोटे लाभांश का भुगतान करना था। स्वाब ने अपने हार्दिक तरीके से प्रणाली की निंदा की। उसने अपने श्रोताओं को बताया, ऐसी नीति की अदूरदर्शिता इस तथ्य में निहित है कि एक ऐसे युग में जब हर चीज विस्तार चाहती थी, इसने बाजार को प्रतिबंधित किया। उसने तर्क दिया कि इस्पात की लागत कम करके एक हरदम विस्तार करता बाजार बनाया जाएगा। इस्पात के अधिक उपयोग का आविष्कार किया जाएगा और विश्व व्यापार के एक बढ़िया भाग पर कब्जा किया जा सकेगा। वास्तव में वह इसे नहीं जानता था। स्वाब आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रचारक था, तो विश्वविद्यालय क्लब में रात्रि भोज का अंत हो गया। स्वाब की सुहानी भविष्यवाणियों के बारे में सोचने के लिए मॉर्गन अपने घर चला गया। स्वाब भी आंद्रा कार्नेगी के लिए इस्पात व्यवसाय चलाने के लिए वापस पीटर्सबर्ग चला गया, जबकि गैरी और बाकी अगले कदम के पूर्वानुमान में निरर्थक काम करने के लिए वापस अपने स्टॉक पिकर्स के पास चले गए। इसमें लंबा समय नहीं लगा था। स्वाब ने कारणों की जो दावत सामने रखी थी उसे पचाने में मॉर्गन को लगभग एक सप्ताह का समय लगा। जब वह खुद को यह आश्वासन दे चुका था कि इसके परिणाम में कोई भी वित्तीय अपच नहीं होने वाला, उसने स्वाब को बुलावा भेजा और उस युवक को बहुत लजीला पाया। स्वाब ने इशारा किया कि श्रीमान कार्नेगी शायद इसको पसंद नहीं करेंगे। यदि उन्होंने पाया कि उनका विश्वस्त कंपनी का अध्यक्ष वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ इश्कबाजी कर रहा है, वह स्ट्रीट जिस पर कभी ना चलने का कार्नेगी ने निश्चय किया था। तब जॉन डब्ल्यू गेट्स ने इस बीच सुझाव दिया था कि स्वाब अगर
फिलाडेल्फिया में बेलवे होटल जा सकते हैं तो जेपी मॉर्गन भी वहां मिल सकते हैं। हालांकि जब स्वाब पहुंचे तो मॉर्गन न्यूयॉर्क में अपने घर पर बेढंगेपन से बीमार पड़े थे और इसलिए बड़े आदमी के दबावपूर्ण निमंत्रण पर स्वाब न्यूयॉर्क चले गए और खुद को फाइनेंसर की लाइब्रेरी के द्वार पर प्रस्तुत किया। अब कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने विश्वास जाहिर किया कि नाटक के शुरू से अंत तक मंच एंड्रयू कार्नेगी द्वारा स्थापित किया गया था। स्वाब के लिए रात्रि भोज, प्रसिद्ध भाषण, स्वाब और धनपतियों के बीच रविवार की रात का सम्मेलन, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था चतुर स्कॉट द्वारा की गई थी। सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जब सौदा पूरा करने के लिए स्वाब को बुलाया गया था, उसे यह भी नहीं पता था कि छोटा बॉस, जैसे एंड्रयू को कहा जाता था, कौन था। बहुत सुना होगा तो बस बेचने का एक प्रस्ताव, विशेष रूप से लोगों के एक समूह को, जिन्हें एंड्रयू पवित्रता से कम कुछ के साथ संपन्न किया जा रहा था, के रूप में मानता था। लेकिन स्वाब सम्मेलन में अपने साथ उनके मन के भौतिक मूल्य और हर स्टील कंपनी, जिसे वह नई धातु के आकाश में एक आवश्यक सितारे के रूप में मान्यता देता था, उसकी संभावित कमाई की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते अपनी ही लिखावट में तैयार तांबा प्लेट चित्रों की 6 चादरें ले गए थे। 4 व्यक्तियों ने रात भर इन आंकड़ों पर विचार किया। जाहिर है प्रमुख मॉर्गन था, धन के दैवीय अधिकार में अपने विश्वास में दृढ़। उसके साथ उसका अभिजात साथी रॉबर्ट बेकन था, एक विद्वान और सज्जन। तीसरा जॉन डब्ल्यू गेट्स था, जिसे मॉर्गन एक जुआरी के रूप में अपमानित और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। चौथा स्वाब था, जिसे इस्पात के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया के बारे में वहां पूरे समूह में मौजूद लोगों में से किसी की भी तुलना में अधिक पता था। उस पूरे सम्मेलन के दौरान पीटर्सबर्ग के आंकड़े के बारे में पूछताछ कभी नहीं की गई थी। यदि उसने कहा कि एक कंपनी बहुत मूल्यवान थी, तो वह बहुत मूल्यवान थी, बस, और कुछ नहीं। केवल अपने द्वारा नामित चिंताओं को संयोजन में शामिल करने पर वह बहुत आग्रहपूर्ण था। उन्होंने एक ऐसे निगम की कल्पना की थी जिसमें कोई दोहराव नहीं होगा, यहाँ तक कि उन दोस्तों के लालच को पूरा करने के लिए भी नहीं जो अपनी कंपनियों को व्यापक मॉर्गन आधार पर उतारना चाहते थे। इस प्रकार उसने कई बड़े व्यवसायों को डिजाइन से बाहर छोड़ दिया, जिन पर वॉल स्ट्रीट के वालरसों और बढ़इयों ने भूखी निगाहें डाली हुई थी। जब सुबह हुई, मॉर्गन गुलाबी हो गया और अपनी पीठ को सीधा किया। केवल एक ही सवाल बचा हुआ था, क्या आप सोचते हैं कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उसने पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, स्वाब ने कहा। अगर आप उसे बेचने के लिए मना सकते हैं तो मैं इस मामले की जिम्मेदारी ले लूंगा, मॉर्गन ने कहा। अब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कार्नेगी बेचेंगे? वे कितनी मांग रखेंगे? स्वाब लगभग 3 करोड़ 20 लाख डॉलर सोचते थे। वह भुगतान किस में लेगा, साधारण या पसंदीदा स्टॉक्स, बॉन्ड, नगद? कोई भी 1 अरब डॉलर का 1/3 नगद में नहीं इकट्ठा कर सकता है। जनवरी में ठंड से ठिठुरते वेस्ट चेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक की हीट पर ठंड के खिलाफ स्वेटर में लिपटे एंड्रयू और वाचालता से बात करते हुए चार्ली के साथ हमेशा की तरह उनकी आत्माओं को ऊंचा बनाए रखने के लिए एक गोल्फ खेल आयोजित था। जोड़ी के कार्नेगी कुटीर की आरामदायक गर्मी में बैठ जाने तक कारोबार का कोई भी शब्द मुश्किल से ही बोला गया था। फिर उसी प्रबोध कथा के साथ, जिससे विश्वविद्यालय के क्लब में 80 करोड़पति सम्मोहित थे, स्वाब ने बूढ़े आदमी के सामाजिक मौजों को संतुष्ट करने के लिए सुख साधनों में सेवानिवृत्ति के अनकहे लाखों शानदार वादों को उड़ेल दिया। कार्नेगी ने एकदम से हथियार डाल दिए।
कागज की एक पर्ची पर अंक लिखकर श्वाब को सौंप दिया और कहा, ठीक है, उसे हम बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 40 करोड़ डॉलर का था और एक बुनियादी आंकड़े के रूप में श्वाब द्वारा उल्लेखित 32 करोड़ डॉलर लेने और पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें 80 लाख डॉलर जोड़ने के द्वारा पहुंचा था। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि जो अभी मैंने डाटा आपको बताया था वो 3 करोड़ 20 लाख नहीं 32 करोड़ डॉलर है। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में एक ट्रांस अटलांटिक जहाज के डेक पर स्कॉट्समैन ने उदास होते हुए मॉर्गन से कहा, मेरी इच्छा थी कि मैंने आपसे 10 करोड़ डॉलर अधिक के लिए कहा होता। यदि आपने इसके लिए कहा होता तो आपको यह मिल गया होता। मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। बेशक वहां एक कोलाहल मचा हुआ था। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार भेजा कि विदेशी इस्पात विश्व विशाल संयोजन द्वारा चकित थी। येल के राष्ट्रपति हेडली ने घोषित किया कि जब तक ट्रस्ट विनियमित थे, देश अगले 25 वर्षों के भीतर वाशिंगटन में एक सम्राट के होने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन वह सक्षम शेयर दलाल कीन इतनी सख्ती से जनता पर नया शेयर ठेलने के अपने काम पर लग गया कि कुछ लोगों द्वारा पूरा अनुमानित अतिरिक्त पानी लगभग 60 करोड़ डॉलर पर एक जगमगाहट में सम्मानित कर लिया गया। तो इसके सभी मुसीबत के लिए कार्नेगी के पास उसके लाखों थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास 62 करोड़ डॉलर थे और गेट से लेकर गैरी तक सभी लड़कों के पास उनके लाखों थे। 38 वर्षीय श्वाब को उसका इनाम प्राप्त हुआ था। उन्हें नए निगम का अध्यक्ष बनाया गया और यह 1930 तक उसके नियंत्रण में बना रहा। बड़े व्यापार की यह नाटकीय कहानी जिसे आपने अभी अभी समाप्त किया है, इस पुस्तक में इसलिए शामिल की गई थी क्योंकि यह उस विधि का एक आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित की जा सकती है। मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक इस बयान की मात्र एक अमूर्त इच्छा को इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है पर सवाल करेंगे। निसंदेह कुछ लोग कहेंगे आप कुछ भी नहीं को कुछ में नहीं बदल सकते हैं। जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात की कहानी में है। वह विशाल संगठन एक आदमी के मस्तिष्क में बना था। वह योजना जिसके द्वारा संगठन को इस्पात मिलें प्रदान की गई, जिसने इसे वित्तीय स्थिरता दी, उसी आदमी के दिमाग में बनी थी। उसकी आस्था उसकी इच्छा है, उसकी कल्पना उसका हट वास्तविक तत्व है। उसकी कल्पना उसका हट वास्तविक तत्व थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चला गया। इसके कानूनी अस्तित्व में लाए जाने के बाद निगम द्वारा अधिग्रहित कर ली गई इस्पात मिलें और यांत्रिक उपकरण प्रशासनिक थे लेकिन सावधानी पूर्वक किए गए। विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होगा कि निगम द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों के अकालिक मूल्य में एक अनुमान के अनुसार 600 मिलियन डॉलर की मात्र लेन देन से वृद्धि हुई, जिसने एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी। दूसरे शब्दों में चार्ल्स एम श्वाब के विचार और आस्था जिसके साथ उन्होंने जेपी मॉर्गन और दूसरों के मन तक इसे पहुंचाया, उसका लगभग 60 करोड़ डॉलर के लाभ के लिए विपणन किया गया था। एक अकेले विचार के लिए यह एक तुच्छ राशि नहीं है। कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेन देन से बने लाभ के करोड़ों डॉलर के अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया। यह एक ऐसा मामला है जिसके साथ हम अब संबंध नहीं है। चौंकाने वाली उपलब्धि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह इस पुस्तक में वर्णित दर्शन की सुदृढ़ता के निर्विवाद सबूत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह दर्शन पूरे सव्यवहार का ताना और बाना था। इसके अलावा
दर्शन की उपयोगिता इस तथ्य से स्थापित होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम समृद्ध हो गया और हजारों लोगों को रोजगार देकर इस्पात के नए उपयोग का विकास करके और नए बाजार खोलकर अमेरिका में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गया है। इस प्रकार साबित करता है कि 60 करोड़ डॉलर लाभ में है जो शुआब की अवधारणा ने अर्जित किया था। दोस्तों, अब इसी के साथ अपने लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 5 है और जिसका नाम है संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है। मात्रा केवल उस एक व्यक्ति द्वारा ही सीमित होती है जिसके मन में सोच प्रस्तावित होती है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। यह याद रखिए कि जब आप जिस किसी भी चीज के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो, आप इस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। यह भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम बनाया वह एक समय पर व्यवहारिक रूप से अज्ञात था। अपने प्रसिद्ध विचार को जन्म देने तक वह केवल एंड्रयू कार्नेगी का सेवक था। उसके बाद वह जल्दी ही सत्ता, शोहरत और धन के एक पद तक पहुंच गया। मन की कोई सीमा नहीं होती है सिवा उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों सोच की संतानें हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।